उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत की विभिन्न जांच एजेंसियां, उनके कार्य, विभाग, भर्ती प्रक्रिया और आदेश, यानी कि भारत की विभिन्न जांच एजेंसियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि CID, CBI, NCB, ED, रो, IB, CVC, NIA, इन सब की फुल फॉर्म्स क्या होती है तथा इन सभी के लोगों क्या कौन कौन से हैं तथा इनके कार्य कौन कौन से अधिकार है तथा कौन कौन से इनके कार्य हैं, कौन कौन से विभाग के अंतर्गत ये आती है तथा भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसमें जाने के लिए अपने को कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है तथा कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आदेश का मतलब हो गया कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है या राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, कौन का किसका आदेश है कि ये पालना करती है। ठीक है फ्रेंड्स। ED, CBI, NIA फुल फॉर्म्स होती है इसकी प्रवर्तन निर्देशालय, ED की फुल फॉर्म्स होती है तथा इसका लोगो ये है तथा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का लोगो ये है तथा NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका लोगो ये है। इसको अपन ब्रीफ में आगे पढ़ते हैं। पूरा समरी मैंने आपको इस तरह से इनके लोगो और उनकी फुल फॉर्म्स आपको बता दी है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रवर्तन निर्देशालय ED के कार्य क्या है, तो प्रवर्तन निर्देशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय संस्था है, यानी कि ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्त विभाग जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, उसके अंतर्गत आती है तथा एक वित्तीय संस्था है जो हवाला के लेन देन होते हैं ना, उनसे संबंधित मामलों को देखती है। जैसे कि अपन देखते हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ED के प्रमुख कार्य में फेमा 1999 जो एक्ट बना हुआ है, फेमा 1999 एक्ट के तहत ये कार्य करती है। हवाला के लेन देन को देखती है, फॉरेन एक्सचेंज के मामलों को देखती है। हवाला के लेन देन यानी कि जो पैसों की गड़बड़ी कर रहे हैं, जो पैसों का करप्शन कर रहे हैं, उनको मतलब उनका निपटारा करना या फिर उनकी जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करने का काम जो होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का होता है, यानी कि ED का होता है। प्रवर्तन निर्देशालय इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका लोगो है। अब अपन देखते हैं कि ED की जरूरत क्यों पड़ी और ED की स्थापना कब हुई। ED की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। वर्तमान समय में ED फेरा 1993 यानी कि फेरा एक्ट 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत काम करता है। वही वर्तमान समय में ED के 5 मुख्यालय कार्यालय हैं। मुख्य कार्यालय कौन कौन से हैं, तो सहायक कार्यालय तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुख्य कार्यालय में अपन 5 कार्यालय गिनते हैं: मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। यानी कि ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये पांचों मुख्यालय आप याद रख लीजिएगा कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर इन्फोर्समेंट मुख्य रूप से भारत के विदेश से जुड़ी संपत्ति मामले और अन्य तरह की संपत्तियों की जांच करती है। यानी कि जो फॉरेन के मामले होते हैं और जो संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी जांच संबंधित कार्य भी करती है। वहीं ED के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम करते हैं, उनका चुनाव IAS और IPS जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, सॉरी फ्रेंड्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS रैंक के अधिकारी, IPS और RS रैंक के अधिकारी होते हैं, वो इसमें कार्य करते हैं फ्रेंड्स। तथा यह इत्यादि रैंक पर आधारित होते हैं, किया जाता है। तथा एक खुफिया एजेंसी है, यानी कि ED क्या है, एक खुफिया एजेंसी है जो विदेशी मामलों को भी देखती है, देश के मामलों को भी देखती है, जो फाइनेंस से रिलेटेड मामले होते हैं ना, उनको देखती है। ठीक है फ्रेंड्स। तथा इनके अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो ये अधिकार मैंने आपको बता दिया। फेरा एक्ट 1973 और फेमा एक्ट 1990 के तहत ये कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तथा इसके अलावा सरकार ने ED के विदेशी मामले जो मैंने आपको बता दिए, फॉरेन के मामले संबंधित ये देखती है। तथा संपत्ति, ED के विदेश में हुई किसी भी संपत्ति की कार्रवाई करने, रोकथाम करने अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि ये विदेश में किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकती है तथा जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक अपने पास में रख सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी, खोज, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो फाइनेंस से संबंधित, जो हवाला से संबंधित लेन देन में होते हैं, वो उसको पकड़ना तथा उनकी गिरफ्तारी करना तथा उनकी संपत्ति को जब्त करके ये रख सकती है। तथा ED वित्तीय रूप से देश में गैर कानूनी कार्य हो रहे कार्य को लेकर उस पर कार्रवाई कर सकती है। यानी कि जो फाइनेंस से संबंधित कार्य हो रहे हैं भारत में, वो उन पर भी नज़र रखती है तथा इन्वेस्टिगेशन का कार्य करती है। तथा मैं आपको बता देता हूँ कि PMLA एक्ट किसे कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको लेके आई थी अपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसको लागू किया था मनमोहन की सरकार में विदेश मंत्री थे P चिदम्बरम, इन्होंने लागू किया था। ठीक है फ्रेंड्स।
तथा प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के कार्य को कौन कौन से होते हैं, तो ये एक तो फेमा एक्ट के तहत कार्य करती है तथा लेन देन से संबंधित मामलों को पूरी जांच करती है। मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस के मामले देखती है, फॉरेन एक्सचेंज से जो जुड़े विदेशी मामलों को देखती है, विदेश में किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकती है तथा ईडी के ईडी मुख्य रूप से फेमा उल्लंघन के तहत दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति को जब्त करने का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा ये मैंने आपको पूरा बता दिया है और ये वही 5 पॉइंट मैंने आपको ब्रीफ में दिए हैं थोड़े से, तो आप अध्ययन कीजिएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तथा मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है तथा ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तथा अब अपन पढ़ते हैं सीबीआई के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय आदेश पर जांच करती है, गृह विभाग के अंतर्गत आती है। मतलब आपको मैं ब्रीफ में एक छोटी छोटी समरी दे रहा हूँ, वो समरी आप ध्यान रखिएगा कि सीबीआई किसे कहते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो केंद्रीय आदेश पर कार्य करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यानी कि अपनी ईडी किस में आती है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आती है तथा केंद्र सरकार की संस्था है। ये भी केंद्र सरकार की संस्था है, लेकिन ये गृह विभाग के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारत की मुख्य जांच एजेंसी है जो कौन से मामले देखती है, जो आपराधिक मामले होते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हो या आपराधिक मामले हो जो राष्ट्र से रिलेटेड हो, उनको देखती है। इसका लोगो ये दे रखा है, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब अपन देखते हैं सीबीआई का इतिहास। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई। उस समय विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग के लेन देनों को घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण युद्ध विभाग के जिम्मे में था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें घूसखोरी तथा उसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको अपने आज़ाद भारत में भी इस करप्शन को देखते हुए अपन ने भी इस एजेंसी को कंटिन्यू रखा। युद्ध समाप्ति के बाद भी केंद्र सरकार ने कर्मचारी द्वारा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने हेतु एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए सन 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण गृह विभाग को हस्तांतरित हो गया और इसके कामकाज का विस्तार करके भारत सरकार ने सभी विभागों को कवर कर लिया गया। यानी कि यह सभी विभाग पर नजर रखती है तथा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के तहत सभी जो आपराधिक मामले होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले होते हैं, जानकारी जो होती है जो लीक नहीं हो, इसके लिए सीबीआई कार्य करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, शॉर्ट में एनआईए के बारे में बता देता हूँ कि आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। आतंकवादी घटनाएं की जांच करती है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, जो आतंकवादी जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्य में विशेष अनुमति के बिना राज्य के आतंकी संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। मतलब कि किसी राज्य की अनुमति लेना एनआईए को आवश्यक नहीं है। बाकी जो दूसरी एजेंसी होती है उनको परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यह जो अपने राज्य के अंतर्गत भी आ सकती है तथा एनआईए आतंकवादी घटनाओं की जांच कर सकती है। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के द्वारा लागू किया गया, जिसमें अस्तित्व में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लागू कब किया गया था? 2008 में बनाया गया था एनआईए। ठीक है फ्रेंड्स, तथा इसकी जरूरत कैसे महसूस हुई? तो अपने जो मुंबई हमला हुआ था ना, उसके कारण इसकी जरूरत महसूस हुई, फिर इसको बनाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 में मुंबई हमले के पश्चात स्थापित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसके संस्थापक महानिर्देशक राधा विनोद राजू थे। यानी कि ये पूछा जाता है कि इसके महानिर्देशक कौन थे, तो राधा विनोद राजू थे, जिनका कार्यालय 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इनके पश्चात यह कार्यभार शरद चंद्र सिन्हा ने संभाला। आतंकी हमलों की घटनाएं, आतंकवाद को धन उपलब्ध करवाने और अन्य आतंकी संबंधित अपराधों का अन्वेषण करने के लिए एनआईए का गठन किया गया, जबकि सीबीआई आतंकवाद को छोड़कर भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों एवं गंभीर तथा संगठित अपराधों का अन्वेषण करती है। यानी कि जो सीबीआई का कार्य होता है वो होता है अपने भ्रष्टाचार, आर्थिक मामलों को देखना, और जो गंभीर और संगठित अपराधों के मामले होते हैं उनकी जांच करना तथा उनको निपटान करना। लेकिन अपने जो फ्रेंड्स एनआईए का जो कार्य होता है वो आतंकी से संबंधित मामले होते हैं, उनकी जांच और उनकी
इन्वेस्टिगेशन करना या उनको पकड़ना, इस तरह से कार्य एनआईए का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको फुल फॉर्म्स बता देता हूँ इन सब की। तो रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि भारत के बाहर की खुफिया जानकारी देता है। यानी कि मैं आपको एक ब्रीफ में एक चीज़ इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के बाहर की खुफिया जानकारी देता है। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत के अंदर की खुफिया जानकारी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एनआईए क्या काम है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवादी घटनाओं की जांच करता है। एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि यह नशा और ड्रग्स को रोकने से संबंधित कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय आदेश पर जांच करता है। ये केंद्र के आदेश पर जांच करती है सीबीआई। ठीक है फ्रेंड्स, तथा सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये मतलब कि जो कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, ये भ्रष्टाचार करते हैं तो इन पर जो निगरानी करने का कार्य करती है वो सीवीसी करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, अधिकारियों पर नजर रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, बाकी सभी जो संस्थाएं मैंने बताई वो आपको केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, रो, अब अपन एक एक को विस्तार से देखते हैं, इनके लोगो देखते हैं तथा इनके कार्य देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत के बाहर की खुफिया जानकारी देती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये लोगो मैंने आपको बता दिया, देख लेना आप। और रो का मुख्य कार्य जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना, गुप्त ऑपरेशन को करना इत्यादि। इनके साथ ही विदेशी सरकारी कंपनियों व मानवों से मिली जानकारी पर कार्य करता है ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सही मंत्रणा दी जा सके। यानी कि मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि ये ऐसी जानकारी एकत्रित करता है जो आतंकवाद को रोकना, गुप्तचर ऑपरेशन करना, जो गुप्त में ऑपरेशन, जो विदेशी जो अपने राष्ट्र के हित के लिए सर्वोपरि हो उनके ऑपरेशन करना, जानकारी इकट्ठी करना तथा अपने पास रखना, ये अपने रो का कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत के अंदर की खुफिया एजेंसी की खुफिया जानकारी देता है। यानी कि ये भारत के अंदर वाली खुफिया जानकारी देता है। ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका लोगो दे रखा है। तथा एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मतलब ये हो गया कि ड्रग्स तस्करी से लड़ने, अवैध पदार्थों को दुरुपयोग के लिए भारत के नोडल ड्रग्स कानून प्रवर्तक और खुफिया एजेंसी है। मतलब ये ड्रग्स के हो, ये अपने क्या नाम है, तस्करी वाले हो, इन सब पे कंट्रोल करना तथा इनको पकड़ना और इन पर कार्रवाई करना, इनसे संबंधित कार्य करती है। तथा इसका लोगो ये रहा। तथा इसमें जो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, एक आईआरएस रैंक का अधिकारी होता है। आईआरएस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी होता है, वो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं तथा वो इन पर इसको रेगुलेट करते हैं। तथा महानिर्देशक अभी वर्तमान में कौन है? सत्यनारायण प्रधान है। ठीक है, फिर जो आईपीएस हैं। तथा अभी महानिर्देशक एक और है, आरएन श्रीवास्तव। ठीक है, उप महानिर्देशक है। महानिर्देशक तो है अपने सत्यनारायण प्रधान, उप महानिर्देशक हैं आरएन श्रीवास्तव जो आईआरएस है। ठीक है फ्रेंड्स, और सीवीसी मैंने आपको बता दिया है पहले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, अधिकारियों पर नजर रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें तथा कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तथा मेरे को आप इन सभी की फुल फॉर्म्स, सीवीसी, सीबीआई, एनआईए, सीआईडी, रो, इन सभी की फुल फॉर्म्स कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि आपको भी याद होगी तथा देखने वालों को भी समझ में आएगा कि अपन ने कुछ इस आसान तरीके से इन सभी एजेंसियों को पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।